मानव समाज हमेशा रहस्यों से भरा रहा है। सतह पर जो दिखता है वह पूरी कहानी नहीं होती। इतिहास की गहराइयों में कुछ ऐसे गुप्त समाज पनपे हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से दुनिया को आकार देने की कोशिश की है। ये संगठन ज्ञान, शक्ति या साझा आदर्श की खोज में बने और उनकी कहानियां मानव महत्वाकांक्षा और रहस्य की खोज की गाथा है। आज हम समय की धूल हटाकर सबसे प्रभावशाली गुप्त समाजों की दुनिया में झांकेंगे, उनके उदय, विश्वास और विरासत को समझेंगे। कुछ ने क्रांतियों को जन्म दिया, कुछ ने ज्ञान को पोषित किया और कुछ केवल किंवदंतियों में जीवित हैं। ये समाज मानव स्वभाव की गहरी इच्छा, गुप्त ज्ञान साझा करने और दुनिया पर छाप छोड़ने का प्रतीक हैं। तो चलिए प्रतीकों, अनुष्ठानों और छिपे एजेंडों की भूल भुलैया में उतरते हैं और जानते हैं कि इन समूहों ने इतिहास की दिशा को कैसे मोड़ा। हमारी कहानी शुरू होती है मध्ययुगीन यूरोप के पत्थर तराशने वाले कारीगरों के संघों से। ये कुशल कारीगर, जो अपने शिल्प के प्रति समर्पित थे, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत की नींव रखी। यहीं से फ्रीमेसनरी के शुरुआती बीज अंकुरित हुए। इन संघों ने ज्ञान, कौशल और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया, जो उनके काम के लिए महत्वपूर्ण थे। ये कारीगर भव्य कैथेड्रल और किलों के निर्माता थे। उनकी रचनाएं न केवल संरचनाएं थीं, बल्कि उनकी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल के प्रमाण भी थीं, जिनके पास ज्यामिति और वास्तुकला का गुप्त ज्ञान था। यह ज्ञान पीढ़ी से पीढ़ी तक सावधानी पूर्वक हस्तांतरित किया गया, जो उनके शिल्प की आधारशिला बना। अपनी कला के रहस्यों को बचाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका ज्ञान केवल योग्य लोगों तक ही पहुंचे, उन्होंने गुप्त संकेतों, हैंडशेक और पासवर्ड की प्रणाली बनाई। यह प्रणाली न केवल सुरक्षा प्रदान करती थी, बल्कि सदस्यों के बीच एकता और पहचान की भावना भी पैदा करती थी। समय के साथ फ्रीमेसनरी ने अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जो सीधे तौर पर पत्थर तराशने वाले नहीं थे, लेकिन उनके दार्शनिक आदर्शों को साझा करते थे। बुद्धिजीवियों, कलाकारों और विचारकों ने फ्रीमेसनरी में एक ऐसा मंच पाया जहां वे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। अब ध्यान भौतिक निर्माण से हटकर व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सुधार की ओर बढ़ने लगा। नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र के निर्माण पर केंद्रित हो गया। फ्रीमेसनरी सदस्यों को बेहतर इंसान बनने, ज्ञान प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। 18वीं शताब्दी तक फ्रीमेसनरी पूरे यूरोप और अमेरिका में फैल चुकी थी। इसके विचार और आदर्श तेजी से फैल रहे थे और ज्ञानोदय के विचारों का केंद्र बन गई। यह वह युग था जब तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा था, और फ्रीमेसनरी इन मूल्यों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और वोल्टेयर जैसे लोग इसके सदस्य बने। इन प्रभावशाली व्यक्तियों ने फ्रीमेसनरी के माध्यम से अपने विचारों को साझा किया और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम किया। जहां वे क्रांतिकारी विचारों पर चर्चा कर सकते थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों ने कई क्रांतियों को प्रेरित किया। वॉशिंगटन डीसी जैसे शहरों के लेआउट, जो फ्रीमेसोनिक सिद्धांतों से प्रभावित हैं, और कई सरकारी इमारतों में मेसोनिक प्रतीकों के निशान देखे जा सकते हैं। ये प्रतीक न केवल सजावटी हैं, बल्कि उन मूल्यों और आदर्शों की याद दिलाते हैं जिन पर यह राष्ट्र स्थापित किया गया था। उनकी गोपनीयता ने संदेह और षड्यंत्रों को जन्म दिया, क्योंकि बहुत से लोग उनकी गुप्त गतिविधियों और उद्देश्यों के बारे में उत्सुक थे। कुछ ने उन पर गुप्त विश्व सरकार बनाने का आरोप लगाया। इन आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं, यह बहस का विषय है, लेकिन इसने निश्चित रूप से फ्रीमेसनरी के चारों ओर रहस्य का एक आवरण बना दिया है। आज फ्रीमेसनरी एक वैश्विक भाईचारा है जो दुनिया भर में फैला हुआ है, जो दान और सेवा पर केंद्रित है और अपने सदस्यों को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन उनके रहस्य और प्रतीक आज भी इतिहास में गूंजते हैं। फ्रीमेसनरी का इतिहास जटिल और बहुआयामी है, और यह आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता है। इल्यूमिनाटी एक ऐसा नाम जो सदियों से लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता रहा है। एक नाम जो षड्यंत्र, रहस्य और गुप्त गतिविधियों का पर्याय है। यह एक ऐसा शब्द है जो अक्सर शक्तिशाली और रहस्यमय संगठनों से जुड़ा होता है, लेकिन इस नाम के पीछे एक वास्तविक, हालांकि अल्पकालिक ऐतिहासिक समूह था। यह कोई काल्पनिक संगठन नहीं था, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक सच्चाई थी। 1776 में बवेरिया में ज्ञानोदय के युग में एडम वीशॉप नामक एक प्रोफेसर और दार्शनिक ने ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की स्थापना की, जो तर्क, विज्ञान और ज्ञानोदय के आदर्शों पर आधारित था। उनका मानना था कि ज्ञान और तर्क के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। उनका उद्देश्य था समाज के हर क्षेत्र में
विशेष रूप से सरकार और शिक्षा में अपने सदस्यों को स्थापित करना और एक वैश्विक प्रबुद्ध गणराज्य बनाना जहां ज्ञान और तर्क का शासन हो। वे एक ऐसे विश्व की कल्पना करते थे जहां अन्याय और अंधविश्वास का कोई स्थान न हो। गोपनीयता सर्वोपरि थी, संगठन के भीतर सुरक्षा बनाए रखने के लिए छद्म नाम, सदस्यों की पहचान छुपाने के लिए, गुप्त प्रतीक, संचार को सुरक्षित रखने के लिए और एक सख्त पदानुक्रमित संरचना का पालन किया जाता था। लेकिन बवेरियन सरकार ने 1785 में इल्यूमिनाटी की गतिविधियों को खतरे के रूप में देखते हुए सभी गुप्त समाजों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण और इल्यूमिनाटी का ऐतिहासिक अस्तित्व समाप्त हो गया। संगठन को भंग कर दिया गया और इसके सदस्यों को सताया गया। इसके बावजूद इल्यूमिनाटी का विचार जीवित रहा, एक किंवदंती के रूप में। षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने हर बड़ी घटना के पीछे उनका हाथ देखा, फ्रांसीसी क्रांति से लेकर आधुनिक राजनीतिक उथल-पुथल तक। आज पॉप संस्कृति और इंटरनेट ने उन्हें सर्वशक्तिशाली छाया सरकार के रूप में चित्रित किया है, जो पर्दे के पीछे से दुनिया को नियंत्रित करती है। उल्लू, जो ज्ञान का प्रतीक है, और सर्वदर्शी आंख जैसे प्रतीक, जो हमेशा देखने और जानने का प्रतिनिधित्व करता है, अब नियंत्रण और निगरानी के संकेत माने जाते हैं, जो आधुनिक समाज में गोपनीयता के बारे में चिंता को दर्शाते हैं। इल्यूमिनाटी की कहानी दिखाती है कि कैसे एक विचार अपने मूल से कहीं बड़ा मिथक बन सकता है, समय के साथ आकार बदल सकता है और नई व्याख्याएं प्राप्त कर सकता है। छिपी शक्ति और अदृश्य नियंत्रण का प्रतीक, जो आज भी लोगों की कल्पना को उत्तेजित करता है। 12वीं शताब्दी में नाइट्स टेम्पलर उभरे, पवित्र भूमि के योद्धा जो तीर्थयात्रियों की रक्षा के लिए बने। चर्च द्वारा समर्थित वे भिक्षु और योद्धा दोनों थे, लेकिन उनका असली नवाचार बैंकिंग में था। उन्होंने एक बैंकिंग नेटवर्क बनाया जिससे तीर्थयात्री सुरक्षित रूप से पैसे का लेन देन कर सकते थे। टेम्पलर पूरे यूरोप में भूमि, महल और खेतों के मालिक बन गए और राजाओं पोपों को ऋण देने लगे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वे राज्यों के भीतर राज्य की तरह काम करने लगे। लेकिन उनकी सफलता ही उनके पतन का कारण बनी। फ्रांस के राजा ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया, झूठे आरोप लगाए और उनके ग्रैंड मास्टर को जला दिया गया। उनके खजाने का क्या हुआ, यह रहस्य बना रहा। कई मानते हैं कि वे भूमिगत हो गए या अपना ज्ञान फ्रीमेसन्स को सौंप दिया। टेम्पलर की कहानी आज भी इतिहासकारों और खजाना खोजियों को आकर्षित करती है। वे धर्म, शक्ति और रहस्य का अद्भुत मिश्रण है, एक ऐसी विरासत जो किंवदंतियों में जीवित है। 17वीं शताब्दी में 3 रहस्यमय घोषणा पत्रों ने यूरोप को हिला दिया। ऑनर्डर ऑफ द रोजी क्रॉस यानी रोसीक्रूशियन का उदय। इन ग्रंथों ने एक गुप्त भाईचारे की घोषणा की जिसका लक्ष्य था मानवता का आध्यात्मिक सुधार, गूढ़ ईसाई धर्म, कीमिया और रहस्यवाद का मेल। रोसीक्रूशियन का प्रतीक गुलाब और क्रॉस आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। घोषणा पत्रों के बाद पूरे यूरोप में हलचल मच गई, लेकिन कोई भी सच में उनके सदस्यों को खोज नहीं पाया। चाहे वे असली थे या साहित्यिक कल्पना, उनके विचारों ने वैज्ञानिक क्रांति और आधुनिक रसायन विज्ञान को प्रभावित किया। रोसीक्रूशियनवाद ने फ्रीमेसनरी जैसे अन्य गूढ़ आंदोलनों को भी प्रेरित किया। आज कई संगठन रोसीक्रूशियन होने का दावा करते हैं, जो ज्ञान और आत्म परिवर्तन की तलाश करने वालों को आकर्षित करते हैं। उनकी विरासत उस मानवीय इच्छा में निहित है जो विज्ञान और रहस्यवाद के बीच की खाई को पाटना चाहती है। येल विश्वविद्यालय के भीतर एक ऐसा समाज है जो अपनी गोपनीयता और प्रभाव के लिए जाना जाता है, स्कल एंड बोन्स। यह नाम ही षड्यंत्र और शक्ति की कहानियों को जन्म देता है। गोपनीयता और शक्ति का पर्याय है। इसका प्रतीक खोपड़ी और हड्डियां एक रहस्यमय आभा पैदा करता है। 1832 में स्थापित यह समाज येल के इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गया। यह येल का सबसे पुराना और कुलीन गुप्त समाज है जो अपनी विशिष्टता और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। हर साल केवल 15 नए सदस्य चुने जाते हैं, जिससे यह सदस्यता अत्यधिक प्रतिष्ठित और दुर्लभ हो जाती है। चयन प्रक्रिया गुप्त है, जिससे समाज की रहस्यमय छवि और गहरी होती है। समाज का केंद्र है द टॉम्ब, एक ऐसी इमारत जो अपने नाम की तरह ही रहस्यमय है। एक रहस्यमय इमारत जिसके अंदर के अनुष्ठान गहरे रहस्य में डूबे हैं। कहा जाता है कि यहाँ समाज के सदस्य अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को साझा करते हैं। बोन्समैन को जीवन भर गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, जो समाज के रहस्यों को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा है। स्कल एंड बोन्स के सदस्य अमेरिकी सत्ता के उच्चतम स्तरों तक पहुंचे हैं, जिससे समाज की शक्ति और प्रभाव के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति, जिन्होंने देश का नेतृत्व किया है, सुप्रीम कोर्ट जज, जिन्होंने कानून की व्याख्या की है,
CIA निदेशक जिन्होंने खुफिया जानकारी एकत्र की है, जॉर्ज H.W. बुश, एक पूर्व राष्ट्रपति और CIA निदेशक, जॉर्ज W. बुश, जिन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्रपति पद संभाला, और जॉन केरी जैसे नाम इसकी सूची में हैं, जो अमेरिकी राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। इससे यह विश्वास पैदा हुआ कि यह समाज अपने प्रभावशाली सदस्यों के माध्यम से अमेरिकी और वैश्विक मामलों को आकार देने वाला एक ओल्ड बॉय नेटवर्क है, जो पर्दे के पीछे से दुनिया को चला रहा है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों का दावा है कि यह इल्यूमिनाटी की अमेरिकी शाखा है, जो एक गुप्त संगठन है जो दुनिया पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा है, और जेरोनिमो की खोपड़ी जैसी किंवदंतियां भी जुड़ी हैं, जो समाज के रहस्यमय और विवादास्पद इतिहास को दर्शाती हैं। समर्थक कहते हैं कि यह केवल एक कॉलेजिएट बिरादरी है, जो छात्रों को एक साथ लाता है, जो नेटवर्किंग और दोस्ती का मंच है, जहां भविष्य के नेता संबंध बनाते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। फिर भी इसकी गोपनीयता इसे साजिश और संदेह का विषय बनाती है, जिससे इसकी गतिविधियों के बारे में कई सवाल उठते हैं। सत्ता के गलियारे अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों से शुरू होते हैं, और स्कल एंड बोन्स निश्चित रूप से उनमें से एक है। हर साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग एक निजी बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं, बिल्डरबर्ग ग्रुप। 1954 में स्थापित इसका उद्देश्य था अमेरिका और यूरोप के नेताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना। बैठकें चैथम हाउस रूल के तहत होती हैं, जो कहा जाता है वह बाहर नहीं जाता। विषयों में भू राजनीति, अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा और AI तक सब कुछ शामिल है। इतनी गोपनीयता ने षड्यंत्रों को जन्म दिया। आलोचक कहते हैं कि यहाँ दुनिया की नीतियां तय होती हैं। समर्थक इसे केवल एक चर्चा मंच मानते हैं, जहां विचारों का आदान प्रदान होता है, कोई औपचारिक निर्णय नहीं। सच्चाई शायद बीच में है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक कमरे में होते हैं, तो असर तो पड़ता ही है। बिल्डरबर्ग ग्रुप शक्ति की जटिल और अपारदर्शी प्रकृति का प्रतीक है। प्रायरी ओनफ सायन, एक नाम जो दा विंची कोड के बाद दुनिया भर में मशहूर हुआ। किताब के अनुसार यह एक प्राचीन गुप्त समाज था, जो यीशु और मैरी मैग्डलीन की रक्त रेखा की रक्षा करता था। असल में ऐतिहासिक प्रायरी एक मठवासी आदेश था, जो 12वीं सदी में खत्म हो गया। आधुनिक प्रायरी ओनफ सायन 1956 में पियरे प्लांटार्ड ने फ्रांस में बनाई, एक पूरी तरह से नया आविष्कार। प्लांटार्ड ने जाली दस्तावेजों के जरिए प्राचीन भाईचारे की कहानी गढ़ी, खुद को उसका वंशज बताया। यह धोखा दशकों तक अनदेखा रहा, जब तक कि द होली ब्लड एंड द होली ग्रेल और फिर दा विंची कोड ने इसे वैश्विक मिथक बना दिया। आखिरकार प्लांटार्ड का झूठ उजागर हुआ। प्रायरी ओनफ सायन एक आधुनिक कल्पना थी। यह कहानी दिखाती है कि कैसे मिथक बनते हैं, और कभी-कभी कल्पना इतिहास से भी ज्यादा असरदार हो जाती है। फ्रीमेसन के लॉज से लेकर बिल्डरबर्ग की बैठकों तक हमने इतिहास के सबसे गूढ़ कोनों की यात्रा की। ये गुप्त समाज, असली हों या काल्पनिक, मानव समाज पर अमिट छाप छोड़ चुके हैं, क्रांतियों, विज्ञान और षड्यंत्रों के रूप में। वे शक्ति, ज्ञान और अपनेपन की हमारी गहरी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। उनकी कहानियां याद दिलाती हैं कि इतिहास अक्सर छाया में काम करने वालों द्वारा आकार लिया जाता है। चाहे हम उन्हें दूरदर्शी माने या कठपुतली चलाने वाले, उनकी विरासत हमें दुनिया और शक्ति की गतिशीलता पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। अब आप बताइए, कौन सा समाज आपको सबसे रोचक लगा? कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और याद रखें, सतह के नीचे हमेशा और भी बहुत कुछ होता है।